बालमुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे, सर सैयद अहमद का खत, अलीगढ़ कॉलेज के लड़कों के नाम। मेरे प्यारों, मेरी आँखों के तारों, मेरी कौम के नौनिहालों, ज़िंदगी में मैंने इज़्ज़त नामवारी बहुत कुछ हासिल की, मगर यह कहूँगा और मेरा यह कहना बिल्कुल सच है कि तुम्हारी बेहतरी की तदबीर ही में मैंने अपनी उम्र पूरी कर दी। तुम लोगों की तरक्की और बहबूदी के ख्याल ही को मैं अपनी ज़िंदगी का हासिल समझता रहा। होश संभालने के दिन से आखिर दम तक इस कौम के कौमे मरहूम का मरसिया ही मेरी ज़ुबां पर जारी था। लाख लाख शुक्र की जगह है कि मेरी मेहनत बेकार न गई। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ चाहता था उनमें से बहुत कुछ पूरा हुआ, और तुम्हें एक अच्छी हालत में देख लेने के बाद मैंने खुदा को जान सौंपी। उस दिन मेरे मजार पर आकर तुमने निढाल होकर अपने आँखों के मोती बिखेर दिए। उस वक्त की अपने दिल की कैफियत क्या ज़ाहिर करूं कि मुझ पर क्या गुजरती थी, और तब से मुझे कितनी बेचैनी है। हाय ची मिकदार खूदर अमद खुर्दा बाशम की बर खाकम आई ओ मन मुर्दा बाशम। काश मुझ में ताकत होती कि मैं उस वक्त तुमसे बोल सकता और तुम्हारे पास आकर तुम्हें गोद में लेकर कलेजा ठंडा करता और तुम्हारे फूल से मुखड़ों से आंसू पोंछकर तुम्हें हंसाने की कोशिश कर सकता, मगर यह सब बातें नामुमकिन थी। इससे मुझ पर जो कुछ बीती वह मैं ही जानता। मरकर भी मुझे आराम न मिला, इस नई दुनिया में आकर भी मुझे कल न मिली। अजीज़ों, जिस हालत में तुम इस वक्त पढ़े हो इसका मुझे जीते जी ही खटका था। खासकर अपनी ज़िंदगी के आखिर दिनों में मुझे बड़ा ही ख्याल था। इसने इसके इंसदाद की कोशिश भी मैंने बहुत कुछ की, मगर खुदा को मंजूर न थी। इससे काम बनकर भी बिगड़ गया। तुम में से बहुतों ने सुना होगा कि मैंने अपनी मौजूदगी में यह फैसला कर दिया था कि मेरे बाद महमूद तुम्हारे कॉलेज का लाइफ सेक्रेटरी बने। इस पर वह शोरिश मची और वह तूफ़ाने बेतमीज़ी बरपा हुआ कि अल अमान मेरी सब करनी धरनी भूल कर लोग मुझे खुदगर्ज और मतलबी कहने लगे। उस कौमी कॉलेज को मेरे घर का कॉलेज बताने लगे और ताने देने लगे कि मैं अपने बेटे को अपना जाशीन बनाकर कौम से दगा करता हूँ। मुझ पर अहमद की पगड़ी महमूद के सर की फप्ती उड़ाई गई, पर मैंने कुछ परवाह न की। सैयद महमूद को लाइफ सेक्रेटरी बनाया। अपने जीते जी एक अपने से भी बढ़कर लायक सेक्रेटरी तुम्हारे कॉलेज को दे दिया था, पर अफसोस उसकी उम्र ने वफा न की। मेरे थोड़े ही दिन पीछे वह भी मेरे ही पास चला आया। इस वक्त तुम पर जो कुछ गुजरी अगर मैं होता तो उसकी यह शक्ल कभी न होती। न सैयद महमूद की मौजूदगी में ऐसा करने की किसी की हिम्मत होती, मगर अफसोस हम दोनों ही नहीं, जो हैं उसके बारे में और क्या कहा जाए। अच्छे हैं कॉलेज के नसीब, कौम के नसीब। अजीज़ों, यह कॉलेज तुम्हारे लिए बना था, तुम ही उसी में निकाले जाते हो तो यह किस काम आवेगा। उफ, मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने तुम्हारे लिए यह दारुल्म बनाया था या गुलाम खाना। तुम्हारे मौजूदा सेक्रेटरी क्या ख्याल करते होंगे, मगर क्या पस्त ख्याली का नतीजा पस्ती न होना चाहिए। तुम्हारे और तुम्हारे कॉलेज के मौजूदा हालत का क्या मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ। क्या यह इस वक्त का दर्दनाक नज़ारा मेरी चाल का नतीजा नहीं है। हाँ, यह जंजीरें कौमी तरक्की के पाँवों में अपने ही हाथों से डाली गई, दूसरा कोई इसके लिए कसूरवार नहीं ठहर सकता। अगर इब्तिदा से आखिरत तक मेरी चाल एक ही रहती आखिर तक मेरी चाल एक ही रहती तो यह खराबी काहे को होती। कौमी पस्ती का ऐसा सीन देखने में न आता। न जिल्लत से नफ़रत, न इज़्ज़त का अरमा। मैं वही हूँ जिसने असबाब बगावत लिख कर विलायत तक में खलबली डाल दी थी। इन सूबों में मैं ही पहला शख्स हूँ जिसने अंग्रेज़ों को आम रियाया की राय का ख्याल दिलाया। मैंने ही सबसे पहले डंके की चोट पर यह जाहिर किया था कि अगर हिंदुस्तान की काउंसिल में अंग्रेज़ रियाया के कायम मुकाम लोगों को शामिल करते तो कभी गदर न होता। तुम कभी न समझना कि मैं अंग्रेज़ों की खुशामद किया करता था या खुशामद को किसी कौम की तरक्की का जीना समझा करता, बल्कि मैंने सदा अंग्रेज़ों से बराबरी का बर्ताव किया है। कितने ही बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसर मेरे दोस्त रहे, मैंने सदा उनसे दोस्ताना और बेतकल्लुफ़ा गुफ्तगू की है।
कभी उनकी अफसरी और हाकिमी का रोब मानकर उनसे बर्ताव नहीं किया। खुदा की इनायत से सैयद महमूद की तबीयत में मुझसे भी ज़्यादा आज़ादी थी, और साथ ही उसने मगरबी इल्मों में भी फजलियत हासिल की थी, जिससे उस आज़ादी की चमक दमक और भी बढ़ गई थी। यही वजह थी कि मैंने महमूद को जीते जी अपना कायम मुकाम और तुम्हारे कॉलेज का सेक्रेटरी मुकर्रर किया था। अगर वह होता तो आज तुम लोगों की आज़ादी और इज़्ज़त एक मामूली हिंदुस्तानी कांस्टेबल के हिमायत में ठोकर न खाती फिरती, और तुम्हें कॉलेज से निकाल कर कांस्टेबलों को कॉलेज के अहाते में न ला खड़ा किया जाता। मेरे बच्चों, मेरी एक ही कमज़ोरी का यह फल है जिसे तुम भोग रहे हो, और जिसके लिए आज मेरी रूह कब्र में बेकरार है। मेरी उस कमज़ोरी ने खुदगर्ज और खुशामद का दर्जा हासिल किया। पर सच यह है, मैंने जो कुछ किया कौम की भलाई के लिए किया, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। पर वैसा करना बड़ी भारी भूल थी, यह मैं कबूल करता हूँ, और उसका इतना खौफनाक नतीजा होगा इसका मुझे ख्वाब में भी ख्याल ना था। मैंने यही समझा था कि इस वक्त मसलहतन यह चाल चल ली जाए, आगे चलकर इसकी इस्लाह कर ली जाएगी। मैं यह न समझा था कि यह चाल मेरी कौम के रगो रेशे में मिल जाएगी और छूटने के बजाय उसकी खूबू और आदत बन जाएगी। अफसोस, खुदा करदार इलाजे नेस्त। हिंदुओं से मेल रखना मुझे नापसंद नहीं था। मेरे ऐसे हिंदू दोस्त थे जिन्होंने मरते दम तक मुझसे दोस्ती निभाई और जिनकी सोहबत से मुझे बड़ी खुशी हासिल होती थी। कॉलेज के लिए उनसे माकूल चंदे मिले हैं। पंजाब में कॉलेज के चंदे के लिए दौरा करने के वक्त लेक्चर में मैंने कहा था कि हिंदू मुसलमानों को मैं एक ही आँख से देखता हूँ। क्या अच्छा होता जो मेरी एक ही आँख होती, जिससे मैं इन दोनों को सदा एक ही आँख से देखा करता। अफसोस, अपनी कौम की शख्सियत हाली ने मुझे उस सच्चे रास्ते से हटाया। मैंने सन 1888 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुखालफत करके हिंदू मुसलमानों को दो आंखों से देखने का ख्याल पैदा किया, और अपने उन्हीं सच्चे और पुराने ख्यालात पर पानी फेरा जिनका दावेदार कांग्रेस से पहले मैं खुद था। ख्याल करने से तज्जुब और अफसोस मालूम होता है कि मैंने वह सच्चा और सीधा रास्ता छोड़ा भी तो किसके कहने से, कि जो असबाब बगावत लिखने के वक्त मेरे पिछले ख़यालात का तरफ़दार था, और उसी ने मेरी उस उर्दू किताब का अंग्रेज़ी तर्जुमा कर दिया था। काश सर ऑकलैंड कॉल्विन इन सूबों के लेफ्टिनेंट गवर्नर न होते और उसी हैसियत में रहते जिसे उस किताब के तर्जुमा करने के वक्त थे। मेरे अजीज़ों, ज़माने की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता, वह सबको अपने रास्ते पर घसीट ले जाती। अगरचे तुम लड़के नहीं हो, जवान हो, और माशाअल्लाह तुम में से कितनों ही के दाढ़ी मुझे भी निकल रही, मगर इस कॉलेज में तुम पर्दे के बूबू की तरह रखे जाते हो, गैर के साए से बचाए जाते हो। तुम्हारे हर काम पर अंग्रेज़ प्रिंसिपल वगैरह वैसा ही पहरा रखते हैं जैसे दाया और मामा छू छू गोद के और उंगली के सहारे के बालकों पर रखती है। पर इतने पर भी तुम मेरे गोद के बच्चे नहीं बने रह सके। बहुत दबने पर तुम्हें जवानों की तरह हिम्मत करनी पड़ी। गोद के बच्चे क्या सदा गोद ही में रह जाते हैं? उफ़, अजीब मखमसे में फंसे हैं। तुम्हारे गोरे अफसर एक गोरे हाकिम की खुशामद को तुमसे अजीज समझकर एक कांस्टेबल पर तुम्हें निसार करते हैं, और तुम्हें सेक्रेटरी ट्रस्टी अपने वफादारी के दामन पर दाग नहीं लगने देना चाहते। अगर वह तुम्हारी तरफदारी करें तो अंग्रेज़ अफसर उन्हें बागी समझे। तुम्हारी सांप चुचुंदर की सी हालत हुई है। सबसे गज़ब की बात यह है कि यह पस्त हिम्मती मेरी ही पॉलिसी बताई जाती है, और इसका अमल दर आमद करना मेरी रूह को सवाब पहुंचाना समझा जाता है। मेरा जी घबराता है कि हाय, एक मामूली सी कमज़ोरी के लिए यह ज़िल्लत। जो झूठे टुकड़े अंग्रेज़ अपनी मेज़ पर से इस मुल्क के हिंदू मुसलमानों की तरफ फेंक देते हैं, उनमें से दो चार मुसलमानों के लिए ज़्यादा लपक देने के लिए यह जिल्लत। इस वक्त कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहकर तुम्हें तसल्ली दूं। इससे एक उलझम शायरा का एक मिसरा पढ़कर यह खत ख़त्म करता हूँ। तुम ही अपनी मुश्किलों को आसान करोगे। सैयद अहमद अज जन्नत, भारत मित्र, 9 मार्च 1907 ईस्वी।